बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा आप लोग कैसे हैं? तो आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर क्लास हम पहले 6 चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वो 6 चैप्टर का जो हिस्सा एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं हम वो इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। तो ऑनलाइन क्लास आज पहली क्लास है तो इसलिए हम 5th चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर जो है आपका वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, आपको पता है डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिन्हें कैन नॉट डिवाइड फर्दर, जिन्हें मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये काफ़ी अरसे तक ये कंसेप्ट चलता रहा, लेकिन जैसे ही जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हुआ तो फिर ये बात गलत साबित हो गई कि एटम मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, बल्कि एटम मज़ीद तकसीम हो सकता है। फिर एटम की डेफिनेशन भी चेंज कर दी थी। पहले एटम की डेफिनेशन थी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। बाद में इसे जो सही किया गया था तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनी थी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, उन्हें एटम कहते हैं। एटम को जब डिस्कवर किया गया था तो इसके अंदर जो प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन, जब इनकी डिस्कवरी हुई, इन 3 पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है बुनियादी ज़रात। एटम के बुनियादी ज़रात 3 हैं, इसके अलावा भी है, इलेक्ट्रिनो भी है, पॉजिट्रिनो भी है, न्यूट्रिनो भी है, एंटी इलेक्ट्रॉन भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बहुत कम मिकदार में स्मॉलेस्ट हैं, इनको इतनी कंसिडरेशन में नहीं लाते। लेकिन जब भी हम एटम के बुनियादी ज़रात की बात करेंगे तो वो सिर्फ 3 ही शामिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम इनमें पहली की डिस्कवरी की बात करते हैं। हाँ, एटम के बारे में थोड़ा सा नज़रिया जे थॉम्सन ने भी दिया था। जे थॉम्सन के मुताबिक ये उसने कहा था ये एटम यूं है जिसे प्लम पडिंग, आलू बुखारे की चटनी होती है, इस तरह का ये नज़रिया था। लेकिन ये भी इतना कोई एज सच फेमिलियर नहीं हुआ, ना ही इसे किसी किस्म की कोई इम्पोर्टेंस मिली। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज क्या होती है, ये काम विलियम क्रॉक्स ने किया था, जिसे हम सर विलियम क्रॉक्स का नाम भी देते हैं। उसने क्या किया था, ये उसने एक शीशे की बनी हुई ट्यूब ली। ये जो शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसके अंदर 2 अदद इलेक्ट्रोड भी लगे होते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जो होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कैथोड का नाम दिया जाता है, और एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसे एनोड का नाम दिया जाता है। इसके अंदर वैक्यूम पंप भी होता है। वैक्यूम पंप का मतलब या मकसद ये होता है कि अगर गैस का प्रेशर हमें इनसाइड द ट्यूब कम या ज़्यादा करना पड़े तो हम वैक्यूम पंप की मदद से कर सकते हैं। और इस
पूरी ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब क्रोक्स ने इसको हाई वोल्टेज के ज़रिए कनेक्ट किया गया था, बैटरी के ज़रिए कनेक्ट किया गया, यहाँ तक कि इसे बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिए गए, 5000 वोल्ट्स तक का करंट दिया गया, लेकिन किसी किस्म की कोई भी ऑब्ज़र्वेशन नहीं थी। फिर उसने क्या किया, उसने अपने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, लेकिन अब क्या किया, उसने इस वैक्यूम पंप की मदद से इनसाइड द ट्यूब जो गैस प्रेशर होता है ना, वो डिक्रीज़ कर दिया। गैस प्रेशर डिक्रीज़ करने का मतलब है गैस के पार्टिकल्स की तादाद को कम कर देना, क्योंकि आपने डाल्टन लॉ पढ़ा था तो उसने हमने बात की थी कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्ट या वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, या जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं तो उस गैस का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका प्रेशर कम करने का मतलब ये हुआ हमने इसके ज़रात की तादाद कम कर दी। फिर जब इसको 5000 से 10,000 तक का वोल्टेज दिए गए, उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ हैं जो निकल रही हैं कैथोड से और वो ट्रैवल कर रही हैं टूवर्ड एनोड। क्यों? और ये जो रेज़ थी, रेज़ इमिट परपेंडिकुलर टू कैथोड। कैथोड के अमूदन कुछ रेज़ खारिज हो रही हैं, कुछ रोशनी जा रही है, और ये रोशनी जो है वो ट्रैवल कर रही है टूवर्ड द एनोड पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि ये शुआएं कहाँ से निकल रही हैं? कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया था। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा हमने इसमें से प्रेशर को कम क्यों किया? देखें, जब किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा था, मतलब हाई था, इसका मतलब है उसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा थे, इसलिए जब वो तब भी वो रेज़ निकलती ज़रूर होंगी, रेज़ निकलती थी, लेकिन उनके सामने क्या आ जाते थे? पार्टिकल्स आ जाते थे, और वो रेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इसलिए ऐसे लगता था जैसे ये शुआएं निकल ही नहीं, क्योंकि जब इनके सामने ही गैस के ज़रात आ जाएंगे तो गैस के ज़रात तो इन्हें आगे ट्रैवल नहीं होने देंगे, टूवर्ड द एनोड मूव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे लगता था इसमें किसी किस्म की कोई भी रेज़ खारिज नहीं हो रही। जब हमने उस गैस का इनसाइड द ट्यूब गैस के प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज़ करने का मतलब पार्टिकल की तादाद कम कर दी, अब रेज़ निकली, लेकिन उनके सामने पार्टिकल्स बहुत कम थे, ना होने के बराबर थे। अब हुआ क्या, वो रेस ट्रैवल करना शुरू हो गई। जिनके सामने आ जाता होगा पार्टिकल, में भी वो रुक सकती हूँ या ना रुकती हूँ, लेकिन अब पार्टिकल इतने कम थी कि ज़्यादा रेज़ खारिज होने लगी। फिर रोशनी जब ये देखी गई कि डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो रोशनी पैदा हो रही है, ये रोशनी ट्रैवल कर रही है एनोड की तरफ और निकल रही है कैथोड से, इसलिए इन तमाम शुआओं को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये देखना चाह रहे थे, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ गैसों का इस्तेमाल किया। अच्छा,
जब हीलियम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं, नियॉन करते हैं, आर्गन, कोई भी गैस इस्तेमाल, विच एवर गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, वो देखते हैं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज वो सेम होती है। मतलब कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस इस्तेमाल हो रही है तो वो इन रेज की नेचर को तब्दील नहीं कर रही थी। मतलब हर दफ़ा नेचर सेम आती है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है सर कि विच एवर गैस इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड रेज रिमेन सेम, वाई। देखें, जो कैथोड रेज हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एटम के बुनियादी ज़रात हैं और हर एटम का हिस्सा है। जिस भी एटम को लेंगे, जिस भी गैस को लेंगे, वहाँ से जो कैथोड रेज पैदा होगी वो बुनियादी ज़रा है, वो लाजमी एक जैसा ही होता है। इसकी समझाने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी आदमी का अगर ब्लड लेंगे, चाहे वो ब्लड कैसा भी होगा, तो उसका ब्लड का जो कलर होगा वो आपको रेड ही होता है, एक जैसा रंग उसका होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी गैस इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो कैथोड रेज की नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप कोई भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल होने वाली गैस पर डिपेंड नहीं करती। तो बेटा ये हमारा आज पहला ऑनलाइन लेक्चर है, ये आज इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हों, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस इस्तेमाल करें तो उसकी नेचर सेम रहती है। दूसरा ये हो सकता है कि गैस के इनसाइड द गैस हम प्रेशर को डिक्रीज़ करने की वजह क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।